अब चलते हैं सेक्शन ई की तरफ। ये सारा सेक्शन डी तक के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट दो क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दोनों क्वेश्चन तो एकदम आना ही आना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। हो सकता है कभी आपको फाइंड आउट करने दे देता फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आप कर सकते हो। इमेज पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया है ना, तो ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। ये भी बोला जा सकता है कि ये डिस्टेंस क्या है, कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिस्टेंस क्या है, कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब आ जाते हैं सेक्शन ई की तरफ। ओके, तो सेक्शन ई में बेसिकली आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, केस स्टडी आपको कुछ दिया होगा, इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड ये आपको एक केस स्टडी दिया हुआ है, इसको पढ़ के बाकी सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है, ठीक है, राइट। यहां पे देखो मार्क्स का आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, 1 देखो 1 1 2 यानी 4 मार्क्स का। इसमें से आपको कोई एक का आंसर करना होता है, और में मतलब या तो ये करो या तो ये करो, है ना। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। इसमें टोटल 3 केस स्टडी होगा आपका, एक केस स्टडी, इसके बाद एक और होगा, उसके बाद एक और होगा। तो टोटल 3 केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे, इनको आपको करना होगा। हर एक 4 मार्क्स का होगा, हर एक केस स्टडी का क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। आ जाइए, तो सबसे पहला केस स्टडी क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बट यस पेशेंस रख के आपको ये पढ़ना होता है, ओके। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं केस स्टडी का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जा रहा है, रमेश द ऑनर ऑफ स्वीट सेलिंग शॉप परचेज सम रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड्स शीट्स ऑफ डायमेंशन 25 by 40 सेंटीमीटर टू मेक द कंटेनर पैकेट विदाउट टॉप। क्वेश्चन समझिए, रमेश जो एक कोई शॉप है ना, कोई शॉप है, स्वीट सेलिंग शॉप है ना, मतलब मिठाइयां बेचता है। सो बेसिकली वो क्या कर रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड परचेज करता है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड परचेज करता है, किस लिए, तो मिठाई का पैकेट बनाने के लिए। और ये पैकेट किस तरह का बनाता है कि टॉप में खुला होना चाहिए। जैसे आप एक ऐसा समझ सकते हो, रेक्टेंगुलर टब ऊपर से खुला, या क्यूबॉइड जो ऊपर से खुला हो, इस तरह का बनाना चाह रहा है वो, ठीक है। और जो डायमेंशन ले रहा है वो 25 by 40 यानी 25 सेंटीमीटर का ये, और ये 40 सेंटीमीटर, ऐसा डायमेंशन का एक रेक्टेंगुलर शीट परचेज किया, ठीक है। अब बोला जा रहा है लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट आउट फ्रॉम ईच कॉर्नर टू गिव द शीट द शेप ऑफ द कंटेनर बाय फोल्डिंग अप द फ्लैप। अब देखो आपको ये इस तरह का शीट है ना। अब इसको आपको क्या करना है, बेसिकली कंटेनर बनाना होगा, टॉप में नहीं होना चाहिए, बस कंटेनर बनाना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इनफैक्ट रमेश क्या कर रहे हैं कि साइड से ऐसा ऐसा कट कर ले रहे हैं, है ना। साइड से क्या कर रहे हैं, ये कट कर ले रहे हैं, ये एक्स एक्स है ना, ये एक्स एक्स लेंथ का वो कट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्स कितना नहीं पता है। अब देखो जैसे ही ये कटेगा तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है ना, ये वाला एंड ये वाला, देखो अगर यहां से ऐसे फोल्ड करते हो तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे था और ये बीच में से आपने फोल्ड किया तो ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन गया, है ना। और नीचे से ऐसे बन गया, और फिर इधर से ऐसे ऐसे करके बन गया डब्बा, जिसमें ऊपर से खुला हुआ है। तो ये था आपका यहां तक पढ़ना, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस इंफॉर्मेशन पे आपको आंसर करना है सारे क्वेश्चन को। फर्स्ट है आपका एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर एज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो आपको वॉल्यूम बताना है एक्स के टर्म में, ठीक है। वॉल्यूम ऑब्वियसली ये क्या बन रहा है आपका, क्यूबॉइड बन रहा है ना, क्यूबॉइड बन रहा है, टॉप से ओपन है, सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा, सरफेस बस वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, तो वॉल्यूम निकाल दोगे L इंटू बी इंटू एच से। उसके बाद बोला जा रहा है dv बाई dx, मतलब जो वॉल्यूम आया आपका x के टर्म में उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सिंपल है। उसके बाद बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। अब x का क्या वैल्यू, मतलब ये कितना कट करे ताकि जो वॉल्यूम है इसका
मैक्सिमम हो, देख लेंगे डिफरेंशिएशन से। या फिर चेक वेदर वी हैज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 65/6 और नॉट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे आपका डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, या फिर यो कहे जहां पे आपका नेचर ऑफ कर्व चेंज हो जाता है, कनकेविटी से कन्वेक्सिटी या कन्वेक्स से कनकेव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीजें क्लियर है। 25/40 का डायमेंशन है, ध्यान रखना आपको। आ जाइए, अच्छे से समझना है। इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा, है ना। ओके, सो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब एक शीट है। पहले तो एक शीट है हमारे पास, है ना। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, एक शीट है। ओके, इस शीट का डायमेंशन 25 और इधर 40, 25 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही चीज है, 25/40। यस, ओके। अब क्या बोला जा रहा है कि रमेश जो है इसमें से x डिस्टेंस, मतलब x लेंथ इधर से और x लेंथ इधर से, ये यहां से कट कर ले रहे हैं। ठीक है, x इधर से, x इधर से, इसी तरह से आपका x यहां से, x यहां से, इसी तरह से आपका x इधर से, x इधर से, एंड देन x इधर से, x इधर से। ठीक है, ये कट करते ही ऑब्वियसली आपके पास फोल्ड करने का जगह बन जाएगा। यहां से आप फोल्ड कर सकते हो, ऐसे फोल्ड कर दिया, ये वाला पीस आपने हटा दिया, ये वाला पीस हटा दिया, ये वाला पीस हटा दिया, है ना। दैट मीन्स ये ऐसा बन जा रहा है कुछ, ये कुछ ऐसा बन जा रहा है आपका। ये कुछ ऐसा बन जा रहा है ना। अब देखो, यहां से फोल्ड कर दोगे, यहां से फोल्ड कर दोगे, यहां से फोल्ड कर दो, यहां से फोल्ड कर दो, बन गया कंटेनर, है ना। तो ऐसा ही कंटेनर बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही कंटेनर बनाया जा रहा है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा इन फंक्शन ऑफ एक्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इस कंटेनर का वॉल्यूम। तो सबसे पहले यहां पे क्या करना होगा आपको, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीन चीज चाहिए। तो यहां से लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, देखना जरा, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा। तो टोटल अभी कितना था, 40 में से x इधर गया, x इधर गया, मतलब 40 - 2x। ये चीज क्लियर है, ये हो गया आपका लेंथ, है ना। और अगर ब्रेथ की बात की जाए, है ना, और अगर विड्थ की बात की जाए, तो देखो पहले कितना था 25, लेकिन इधर से x इधर से x, मतलब 25 - 2x हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हाइट कितना हो जाएगा, तो देखो हाइट कितना होगा जरा सोचना, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हाइट तो यहां पे आपको दिया हुआ नहीं है। बट जैसे ही आप ये फोल्ड करते हो, यहां से फोल्ड करते हो, तो ये हाइट तो यही हो जाएगा ना। तो हाइट ये कितना है, x। तो हाइट हो जाएगा आपका, हाइट विल बी x सेंटीमीटर। क्लियर है। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, सो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, हो गया। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। ये कितना हो जाएगा, लेंथ विड्थ हाइट। व्हाट इज लेंथ, 40 - 2x, और 25 - 2x, एंड देन x सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो यही वॉल्यूम लिखना था आपको, यही वॉल्यूम लिखना था आपको x के फंक्शन में। ये चीज सही है, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, अब ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको क्या बोला जा रहा है, देखो जरा। सेकेंड पार्ट आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सेकेंड है आपका फाइंड dv/dx। ये तो हमारा हो चुका है, dv/dx फाइंड आउट करना है।
तो आ जाइए, सेकेंड पार्ट है आपका अब dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। तो आपको v तो मिल चुका है ना, v तो आपको मिल चुका है। अब मैं क्या से ये चीज आपको समझ में आ चुका है अच्छे से। तो dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है ना, dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ किसका, 40 माइनस 2x इंटू 25 माइनस 2x इंटू एक्स, है ना। अब आपके पास ऑप्शन है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आपके पास ऑप्शन है कि इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। एक तो ये है आपके पास ऑप्शन कि आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप u इंटू वी इंटू डब्ल्यू वाला कंसेप्ट लगा दो। तो इससे क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स बराबर, क्या करते हैं, दो को छोड़ दो, एक को डिफरेंशिएट करो। तो हमने क्या किया, 40 माइनस 2x को छोड़ दिया, 25 माइनस 2x को छोड़ दिया एंड इसका डिफरेंशिएशन कर दिया प्लस। अब फिर बाकी दो को छोड़ो और तीसरे का डिफरेंशिएशन, मतलब सपोज कर हमने 40 माइनस 2x को छोड़ दिया एंड x को छोड़ दिया और डिफरेंशिएट किसका किया, 25 माइनस 2x का, ठीक है। फिर प्लस, अब किसका करना है आपको, जो बाकी बच गया उसको दो को छोड़ दो, दैट मीन्स 25 माइनस 2x हमने छोड़ दिया, x को छोड़ दिया और डिफरेंशिएट किसका कर दिया, 40 माइनस 2x का। आया समझ में, है ना। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू में क्या करते हैं, u v को छोड़ा w का किया, फिर w u को छोड़ा v का किया, प्लस फिर w एंड u को छोड़ा v का कर दिया, यही चीज करते हैं ना, है ना। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा आपका, सो दिस इज इक्वल टू ये 40 माइनस 2x इंटू 25 माइनस 2x, ये तो 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 2x इंटू एक्स, और इसका कितना हो जाएगा 25 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x का -2। सो यहां पे आप लिख सकते हो माइनस लगा के 2, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन यहां पे भी आपका 25 माइनस 2x इंटू एक्स हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन -2, तो यहां पे भी -2 ऐसा, राइट। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। सो दिस इज dv बाई डी एक्स। अब चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। सो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ना। अच्छा देखो 2 कॉमन है क्या, 2 आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स और सब में 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस एक्स इंटू दिस, मल्टीप्लाई करो जरा, 25 इंटू 2, (25 इंटू 2) 500 ना, 25 इंटू 20, सो 500, ठीक है। 500 माइनस 25 इंटू एक्स, 25x माइनस 25x माइनस, एक मिनट, इसको 20 माइनस एक्स कर लेते हैं, ठीक है। हमने 2 कॉमन ले लिया, अब आ जाइए 2 कॉमन ले लिया, 25 इंटू 2, 25 टू जा 50, तो 500 माइनस 25x, ठीक है, माइनस 40x एंड प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 40x एंड प्लस 2x स्क्वायर होगा, x से मल्टीप्लाई करा हमने, ये 2 तो कॉमन है, तो माइनस 40x माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर एंड देन माइनस 25x एंड देन प्लस 2x स्क्वायर। यही आ गया क्या, है ना, ये चीज आ गया।
अब इसको अगर आप फर्दर देखते हो तो क्या मिलेगा, 500, जरा यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 500 है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर विच इज 6x स्क्वायर, ठीक है। हमने ये चीज कर लिया। अब 40 40 80 एंड 50, सो कितना हो जाएगा 130 -130x हो जाएगा, होगा क्या, 40 + 40 80 25 25 इज, एक तो इसका 40 आया, एक 25 इसका और 2 इसका, 2 इसका 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा 80 और ये 50, 130x। उसके बाद केवल 500 है ना, और तो कहीं पे आपको नहीं दिख रहा है, तो +500 एंड ब्रैकेट में आपका 2 है। सो दिस इज बेसिकली dv/dx। ये आ चुका हमारे पास dv/dx, जिसमें आप फिर से 2 कॉमन ले सकते हो, है ना, ठीक है। सो हमारे पास dv/dx कितना आ गया, 2 ब्रैकेट 6x स्क्वायर -130x 6x स्क्वायर -130x एंड +500, ठीक है। यही हो गया आपका। आप चाहो तो यहां से कॉमन भी ले सकते हो, dv/dx हो जाएगा आपका 4 कॉमन, और यहां से हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 2 6 65x एंड +250, ठीक है। ये हो गया आपका dv/dx। तो इस तरह से हमने सेकेंड पार्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर दिया। अब थर्ड क्या बोला जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के लिए, हाँ, ये dv/dx आ गया। अब हम क्या करते हैं, dv/dx को 0 करते हैं, है ना, मतलब x के किस वैल्यू के लिए वॉल्यूम जो हमारा मैक्सिमम होगा, तो dv/dx को आप 0 करोगे, है ना, तो 4 मैक्स एंड मीन, है ना, फॉर मैक्स एंड मीन क्या करते हैं, dv/dx को 0 करेंगे। dv/dx को 0 करोगे तो यहां से क्या मिलेगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा जरा देखिए, तो इसको हमने 0 किया, दैट मीन्स 3x स्क्वायर -65x एंड +250, इसको 0 करना है ना। 3x स्क्वायर -65x +250, इसको हमें क्या करना है, 0 करना है, राइट। अब इसका क्या करना है बेसिकली आपको, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको आप ब्रेक करते हो, फैक्टराइज करते हो, तो 25 3 जा 750, है ना, 750। तो कैसे किया जाए, 65 को आपको ब्रेक करना है ना, 65 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 65x है आपका, तो -50x -15x, यस, इसमें कर सकते हैं ना, क्योंकि 15 एंड +50 आपका 65 हो जाएगा, एंड 15 5 जा 75, तो ये भी आ रहा है, ओके। सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस दिस एंड +250 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा आपको, 3x कॉमन ले लो, तो x -3 तो कॉमन नहीं दिख रहा है ना, x कॉमन दिख रहा है, सो 3x -50 -5 कॉमन ले लो, तो 3x -50 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, तो यहां से मिल गया x -5 इंटू 3x -50 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी x बराबर यहां से आपको 5 मिल गया एंड 50/3 मिल गया।
अब आपको चेक करना है कि इसमें से किस वैल्यू पे मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, किस वैल्यू पे मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तो या तो आप साइन स्कीम के साथ जा सकते हो या फिर डबल डेरिवेटिव से जा सकते हो, है ना। तो क्योंकि डबल डेरिवेटिव से हमें निकालना ही है तो उससे चेक कर लेते हैं। जरा देखिए, अब आपके पास d2v/dx² क्या हो जाएगा, d2v/dx²। तो आपको dv/dx ये है तो कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट, ये कितना होगा 6x, 3 2 जा 6x एंड -65, यही होगा। 250 का तो 0 हो जाएगा, है ना। अब आप क्या करोगे, d2v/dx²। अब आप चेक करो एट x = 5 क्या हो जाएगा, d2v/dx² क्या हो जाएगा 4 × 6 × 5 - 65, ये क्या आएगा 30 माइनस यानी 4 × -35, जो कि आपका <0 आ रहा है ना। x = 5 पे आपका <0 आ रहा है और x = 50/3 पे करोगे ना तो <0 आएगा। करके देख लो, अगर x = 50/3 पे करोगे ना तो यहां पे क्या आ जाएगा d2v/dx² 4 × 6 × 50/3 एंड -65। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 3 2 जा 6, अब देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, 4 × 100 - 65 जो कि <0 है ना। तो हमें पता है कि जब डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे यानी क्रिटिकल पॉइंट पे <0 आता है मतलब उस पे मैक्सिमम वैल्यू होता है, और जब <0 आता है तो इस पे मिनिमम, तो इस पे आपका मिनिमम हो जाएगा, है ना, और इस पे मैक्सिमम। तो x = 5 पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। x = 5 पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x = 5, है ना। हमने आपको यह भी बताया कि आप साइन स्कीम से भी कर सकते हो, साइन स्कीम से भी कर सकते हो। तो उसमें क्या करते हैं बेसिकली, जरा देखिए, ये सारा हटा देते हैं। हाँ ओके, सो बेसिकली आपने करा क्या, इसका फैक्टराइज कर दिया, तो इसका फैक्टर आपने निकाला तो आपके पास फैक्टर क्या आ गया, ये आ गया x - 5 × 3x - 50, ठीक है। अब क्या करते हो आप, साइन स्कीम निकालते हो, साइन स्कीम ऑफ v'(x) है ना, या dv/dx। इसका साइन स्कीम निकालोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, लाइन बनाया हमने -∞ से +∞, क्या क्या पॉइंट आ जाएगा, तो एक 5 आ जाएगा और एक 5 आ गया और एक 50/3 ऑब्वियसली 5 से बड़ा है। अब 50/3 से कोई भी एक वैल्यू ले लो, 50/3 से बड़ा कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज हमने ले लिया ऑफ कोर्स 20, तो 20 - 5 पॉजिटिव, 60 - 50 पॉजिटिव, मतलब इधर आपको पॉजिटिव मिलना होगा। इसके बीच का कोई एक वैल्यू ले लो, अगर सपोज करो 10 ले लो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव मिल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, और इसके अंदर आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। हमें पता है कि जब डेरिवेटिव <0 होता है तो इंक्रीज करता है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि इन्फिनिटी से 5 तक में आपका क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इंक्रीज करते का जैसे 5 पे आया तो ये डिक्रीज करने लगा, डिक्रीज करने लगा, फिर जैसे 50 तक आया फिर से इंक्रीज करने लगा, है ना। आपको पूछा जा रहा है क्या, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम किस पे मिलेगा, इस पे, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, और इस पे मिनिमम, बस ये आपको बताना था। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, x = 5 पे। क्लियर, आ जाइए। उसके बाद और का अगर देखोगे और वाला पार्ट, तो और वाले पार्ट में आपको क्या बोला जा रहा है, चेक वेदर v हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट दिस और नॉट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमने क्या बताया आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए d2v पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या होगा, अगर और वाला पार्ट सॉल्व करो यहां से तो इसको 0 कर दो,
for point of inflection, point of inflection। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, d2b बाई dx स्क्वायर को जीरो कर दो आप, तो यहां से क्या मिलेगा 4 इंटू 6x माइनस 65 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 65/6। तो यस x इज इक्वल टू 65/6 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब यहां पे ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम मिलेगा आपको। क्लियर है? ओके चलिए, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन केस स्टडी पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी का क्वेश्चन है, केस स्टडी 2। An organization conducted bike race under two different categories, boys and girl। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बाइक रेस कंडक्ट करा रहा है दो कैटेगरी में, एक हमारा बॉयज का कैटेगरी है, एक बॉयज का है और एक गर्ल्स का कैटेगरी, ठीक है ना। इन ऑल देयर वेयर 250 पार्टिसिपेंट्स, टोटल 250 पार्टिसिपेंट्स थे इसमें। जस्ट स्टोरी है ना, अभी क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हम लोग। among all of them finally three category from category 1, among all of them finally 3 from category 1। तो सपोज करो दिस इज कैटेगरी आपका 1 एंड दिस वाज कैटेगरी 2, है ना। देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, बोला जा रहा है among all of them, मतलब दो कैटेगरी बनाया गया, 250 बच्चों का, एक कैटेगरी 1 में बॉयज और दूसरा में गर्ल्स, ठीक है ना। फाइनली ये देखा गया कि among all of them finally 3 from category 1, यानी इसमें से 3 बच्चे एंड 2 from category 2, इसमें से 2 लड़कियां, है ना, were selected for the final race, ठीक है। 250 बच्चों को लेकर 2 कैटेगरी बनाया गया, एक बॉयज का एक गर्ल्स का। अब कितने कितने हैं ये नहीं बोला गया है, बट ये बोला गया कि जब फाइनली हो गया, फाइनल जब सिलेक्शन हो गया, तो बॉयज में से 3 को और कैटेगरी 2 जो कि गर्ल्स का था उसमें से 2 को सेलेक्ट किया गया फाइनल रेस के लिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो रवि फॉर्म्स 2 सेट्स बी एंड जी। अब रवि जो है 2 सेट्स बना रहा है, एक बी एंड एक जी का, ठीक है, विथ दीज पार्टिसिपेंट्स फॉर हिज कॉलेज प्रोजेक्ट। अब कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए ये 2 सेट बना लिया। अब आ रहा है क्वेश्चन की बात, ध्यान देना है। जो बी बनाया उसने, उसमें रखा एलिमेंट्स B1, B2 एंड B3, ठीक है। बी आपका बॉयज का कैटेगरी था, इसमें से ये रखा, और गर्ल्स के लिए जी सेट बनाया जिसमें उसने रखा G1, G2, ठीक है। अच्छा, where B represent the set of boys selected and G set of girls who were selected for the final race। अब ये आ गया, अब क्वेश्चन का पार्ट आपका यहां से स्टार्ट होगा। ये सारा स्टोरी था, है ना, जो कि आपको पेशेंसली पढ़ना था, पेशेंस होके पढ़ना था, ठीक है। रवि डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज सेट फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। अब अलग अलग तरह का वो रिलेशन एंड फंक्शन के लिए, ये मतलब आपके, अब ये समझ लो कि उसके पास ये 2 सेट है ना। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में होगा, हाँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है ना, इस पे बेस्ड आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। आज ये कर लेते हैं, यहीं पे कुछ क्वेश्चंस हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके पास जो B1 है, एक बार ध्यान दो, हाँ यहां लिख लेते हैं। B1 हमारे पास क्या है, ये सेट है जिसके अंदर B1, B2 एंड B3 है, ठीक है। एंड G सेट है, इट्स नॉट B1, इट्स B,
और एक G सेट है जिसके अंदर G1 एंड G2 है। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है रवि विशेष टू फॉर्म ऑल रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम B to G, हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल, है ना। अब जैसे देखो हो क्या रहा है ना, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये आया कि B है, इसके अंदर B1 B2 एंड B3 है, ठीक है, और G है, इसके अंदर G1 G2 है। क्लियर है यहां तक, है ना, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, रवि जो है, जो कि अपने प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, रवि बनाना चाह रहा है टोटल पॉसिबल रिलेशन। रवि विशेष टू फॉर्म ऑल रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम B to G, है ना। B to G वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास B है एंड दिस वन इज G, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 G1 G2, ठीक है। क्या हो जा रहा है यहां पे, क्या हो रहा है, तो रवि रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहा है, कितना पॉसिबल रिलेशन है B to G, यह ध्यान रखना, B से G मतलब इधर की तरफ रिलेशन वो फाइंड आउट करना चाहता है। तो रिलेशन मतलब क्या होता है, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे, अब सेलेक्ट करना है तो हो सकता है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका बहुत सारा पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ रिलेशन, आप फॉर्मूला ध्यान रखो, नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, तो 2 to the power NB इंटू NG। नंबर ऑफ रिलेशन मतलब क्या होता है, जैसे अगर B, ये B कॉमा, जैसे मान लो B1 कॉमा G1 लिखते हो, तो ये क्या होता है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा होता है। B1 इज रिलेटेड टू G1, तो ये NA क्रॉस NB निकालते थे, तो वही चीज आपका यहां पे आ गया। बस ये 2 रेज टू द पावर आपको ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर NB कितना है, NB इज 3, और ये कितना है 2, यानी 2 रेज टू द पावर 6। तो इतना पॉसिबल रिलेशन पॉसिबल है ना। B to G आपका इतना रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 6, आई थिंक 64, है ना। सो टोटल 64 रिलेशन पॉसिबल हो जाएगा, राइट, ओके। अब जरा नेक्स्ट पार्ट देखा जाए। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G में आपको स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है। ध्यान रखना किस में लिखना है, G में, राइट। आ जाइए, G में स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन जो कि इक्विवेलेंस हो, है ना, यही है ना। राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, है ना। ऐसा रिलेशन, पहले तो G लिख लेते हैं। G हमारे पास क्या था, G सेट में, G सेट में 2 ही एलिमेंट्स थे ना, G1 कॉमा G2, ठीक है। हाँ, हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है G में, G2G रिलेशन एक ऐसा बनाना है कि जो इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी हो, है ना, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, राइट, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर A, उस रिलेशन में प्रेजेंट है या बिलोंग कर रहा है, तो हम कहते हैं कि यस, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और अगर हम बात करें सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक में क्या होता है,
सिमेट्रिक में अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, राइट, ये बिलोंग कर रहा है ना, और इसके साथ साथ बी कॉमा ए भी अगर बिलोंग कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या केस होता है? तो ट्रांजिटिव के लिए होता है कि अगर मान लो ए कॉमा बी रिलेशन में है, बिलोंग कर रहा है, एंड बी कॉमा सी भी कर रहा है, ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन अगर ए कॉमा सी, ये वाला ए कॉमा सी, अगर ए कॉमा सी भी है उस रिलेशन में, तब हम कहते हैं कि यस वो ट्रांजिटिव भी होगा। और रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब आप कह सकते हो कि वो रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस है। तो अगर G1 G2 में देखें तो टोटल पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा? टोटल पॉसिबल रिलेशन जरा देखना, टोटल पॉसिबल रिलेशन, टोटल पॉसिबल रिलेशन इन G, है ना। G में टोटल पॉसिबल रिलेशन कितना हो सकता है? तो आप देखो G के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो क्या हो सकता है? देखना जरा, क्या क्या ऑर्डर पेयर बन सकता है? तो G का अगर रिलेशन लिखना चाहे तो क्या क्या बनेगा? तो हो सकता है G1 का G1 से हो जाए, G1 का G2 से, G2 का G1 से एंड G2 का G2 से। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या? जरा देखना, ये पॉसिबल रिलेशन, इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या? G1 G1 हम रख लिया, G2 G2 रख लिया, G1 G2 G2 और G1 पॉसिबल, ये सारा चीज हमने रख लिया। तो ये सारे पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, मतलब ये एक सेट बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। अब टोटल पॉसिबल रिलेशन तो बहुत सारा हो सकता है। एक G1 G1 ले लो, एक G1 G2 2 टू द पावर 2 इंटू 2 हो सकता है, 2 टू द पावर 4 हो सकता है, 16। तो हमें ये चीज नहीं निकालना है, या फिर कंफ्यूजिंग है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर पेयर इन G क्रॉस G या G टू G, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर से, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो देखो ऐसा आपको ऑर्डर बनाना है, मतलब ऐसा छोटा सा बनाना है कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए G1 G2, मतलब इसमें से हम कह सकते हैं कि G1 G2 G1 G1 होना चाहिए, एंड अगर G2 G2 ले लें, है ना, अगर ये वाला रिलेशन हम बनाए, ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर है ना, ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर, रिलेशन नहीं है, रिलेशन तो बहुत हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 यानी 16 रिलेशन होगा। उस रिलेशन में से एक रिलेशन ये हो जाएगा जो ऑफकोर्स दिख रहा है रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है? तो अगर G1 G1 है तो G1 G1 भी है, G2 G2 है तो G2 G2 भी है, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है क्या? तो G1 G1 है और G1 G1 भी है, G2 G2 भी है, G2 G2 भी है, मतलब ये एक ऐसा रिलेशन होगा, ये एक ऐसा रिलेशन होगा G के अंदर जो आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। ये चीज क्लियर है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, सॉरी सेकेंड पार्ट आई थिंक। राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इन G, है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन इन G था ये। अब हमारे पास यहां पे हम क्या क्या कर चुके हैं? ये कर चुके हैं, है ना, ये कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब इसमें से हमें क्या करना था? इस वाले में से आपको ये वाला हटा देना था, ये वाला हटा देना था, बाकी ये दोनों बच गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड का है आपका, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा जा रहा है? थर्ड में पूछा जा रहा है रवि डिफाइंस अ रिलेशन B2B, है ना, B2B रवि रिलेशन डिफाइन कर रहा है। R1 इज इक्वल टू B1 कॉमा B2 B2 कॉमा B1, ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया R1, ठीक है।
या R1 आपका रिलेशन हो गया जो रवि ने डिफाइंड किया, B to B, है ना, G to G तो हमने कर लिया. राइट द मिनिमम ऑर्डर पेयर टू बी एडेड इन R1 so that it become a reflexive. फर्स्ट में आपको क्या पूछा जा रहा है कि मतलब इस वाले रिलेशन में B1 B2 B1 B1 B2 B2 B1, एक बार लिख लेते हैं. रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 जो दे रखा है, R1 है आपका B1 B2 B2 B1. ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ. हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रवि डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम B to B एज R1 इक्वल टू दिस. राइट द मिनिमम ऑर्डर पेयर टू बी एडेड इन R1 सो दैट इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक. यानी रिफ्लेक्सिव बन जाए बट सिमेट्रिक नहीं बने, है ना, रिफ्लेक्सिव बन जाए बट सिमेट्रिक नहीं बने. तो क्या क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बन जाए बट सिमेट्रिक नहीं बने. सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास B के अंदर जो सेट था B1 B2 B3, है ना, फिर से वही आपका कंसेप्ट आएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव के लिए A, A होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए A, B, B, A एंड ट्रांजिटिव के लिए आपका ये होना चाहिए. फर्स्ट में आपको क्या बोला जा रहा है कि क्या होना चाहिए, ये बोला जा रहा है आपसे कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए. रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, है ना. ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, है ना. इसमें क्या ऐड किया जाए, इस वाले और इस वाले में और कौन सा ऑर्डर पेयर ऐड किया जाए कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाए बट सिमेट्रिक ना हो. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, A, B, B ये प्रेजेंट होना चाहिए. तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव बनाना है आपको B1 B2 एंड B3 में, B1 B2 B3 में आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है. तो क्या करना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव बनाना है तो क्या चाहिए, B1 B1 चाहिए हमारे पास, B1 B1 होना चाहिए. रिफ्लेक्सिव में ये है ना, देखो ना, रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या है, A होना चाहिए. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कर रहे हैं, B1 B1 रख लिया हमने. ठीक है, B2 B2 रख लिया, है ना, एंड B3 B3 रख लेते हैं. ठीक है, B1 B1 B2 B2 B3 B3 ये हमने रख लिया. ठीक है ना, तो ये बन चुका रिफ्लेक्स, ये तो रिफ्लेक्सिव बता रहा है, ये भी रिफ्लेक्सिव बता रहा है, ये भी रिफ्लेक्सिव बता रहा है ना, रिफ्लेक्सिव बता रहा है बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, है ना. रिफ्लेक्सिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए. तो यहां पे B1 B2 है. ठीक है, ध्यान देना, इसके अंदर अभी आपके पास ये भी है B1 B2 एंड B2 B1 है. ये तीनों सेट तो आपको बना दिया. ये तीनों के अगर बारे में बात करोगे तो ये आपको क्या बना रहा है, ये रिफ्लेक्सिव भी बना रहा है एंड सिमेट्रिक भी बना रहा है. ये इतना है ना, और ये ऐड है तब भी सिमेट्रिक है क्योंकि B1 B2 एंड B2 B1 A B एंड B A है. तो ये आपको क्या बना रहा है, सिमेट्रिक भी बना रहा है. बट आपको क्या बनाना है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, है ना. आपको वैसा रिलेशन बनाना है कि सिमेट्रिक ना हो. तो सिमेट्रिक ना हो के लिए क्या करें, सिमेट्रिक ना हो के लिए अगर हम इसमें देखो, यहां तक तो क्लियर है. अब क्या ऐड करें, क्योंकि हमें जस्ट मिनिमम ऐड करना है. तो और क्या ऐड किया जाए ताकि ये सिमेट्रिक ना हो, यानी ए बी बी ए वाला सिस्टम ना दिखे. तो ये सारा अभी तक तो सिमेट्रिक है. तो अगर हम ऐसा कर लें हम
कि इसमें ऐड कर दें B2 B3 या फिर B1 B3 ऐड कर दें, राइट? तो क्या ये सिमेट्रिक रह जाएगा? अब क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रह जाएगा? अब देखो जरा, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक रह पाएगा क्या? देखो जरा, हमने लिखा B2 B3, अगर मान लो आपने ये लेकर चला B1 B2 एंड, ठीक है, B2 B3 लिया, तो क्या इसमें B3 B2 है? क्या इसमें B3 B2 प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ, बट रिफ्लेक्सिव आपको दिख रहा है, ये है ना? तो रिफ्लेक्सिव हो गया बट सिमेट्रिक नहीं हुआ, है ना? तो हमें क्या क्या ऐड करना पड़ा यहां पे? तो 1 2 3 4 पेयर ऐड करना पड़ा, 4 ऑर्डर पेयर हमने ऐड करके ये चीज बना लिया, ठीक है? अब आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, है ना? तो कितना ऑर्डर पेयर ऐड करोगे? तो आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है? बी पार्ट में आपको बोला जा रहा है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तो आपने यहां तक रिफ्लेक्सिव बना दिया था, है ना? रिफ्लेक्सिव आपने बना दिया, सिमेट्रिक नहीं था। अब इसको सिमेट्रिक बनाना है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करें? B1 B2 है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? AB BA। तो ये तो इसके लिए हमारे पास, इसके लिए ये है तो सिमेट्रिक बना दिया, और ये आपस में सिमेट्रिक है, बच गया ये, तो इसमें ऐड कर दो B3 B2। तो ये हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, है ना? ये इसका आंसर नहीं है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना होगा तो क्या करोगे आप? ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको देखना होगा B1 B2 है, B2 B3, तो B2 B3, बट इसमें B2 B3 नहीं है, B3 B2 है, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अभी हमने इसको सिमेट्रिक बना दिया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो ये था हमारा नेक्स्ट, ठीक है? अब आ जाइए नेक्स्ट पे। तो हमारा ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब इसके और में दिया हुआ है आपको, इसके ये हो चुका है। अब और में क्या है? इधर ट्रैक ऑफ द फाइनल रेस फॉर द बाइकर B1 follows the curve this x square is equal to 4y where x, देखो x आपका greater than 0 and less than equal to this है, और y भी आपका इधर की तरफ है। अगर इसका कर्व आपको ध्यान में हो, बेसिकली है क्या? y is equal to x square by 4, है ना? y is equal to x square by 4। अगर इसका कर्व आपको ध्यान में होगा तो किस तरह का कर्व होता है? जस्ट रफ स्केच, y ऑलवेज पॉजिटिव, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, मतलब इस तरह का कर्व होगा, है ना? इस तरह का कर्व होगा। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि x 0 से 20√2, मतलब x आपको नेगेटिव नहीं लेना है, 0 से लेकर कोई एक वैल्यू दिया हुआ यहां तक 20√2 तक, यहीं तक जाना है। यानी आपको इसके आगे भी नहीं जाना है, यहीं तक जाना है, यहां तक, ठीक है? और y बोला जा रहा है 0 से 200 तक, तो ऑब्वियसली y आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है ना? अब देखना है कि ये कहां तक जा रहा है, 0 से 4। अब देखो x के जगह पे इतना रखना जरा, 20√2, तो ये कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर 400 एंड √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा? 200। यानी ये 0,200 है। इसका मतलब अगर ग्राफिकली देखोगे तो देखो ये 1 1 है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि हर एक x के हर एक वैल्यू के लिए आपको एक ही y मिलेगा,
x के हर एक के लिए आपको एक ही y मिलेगा, तो ये 1 1 है। क्या ऑन टू है? क्या y का जो रेंज होगा 0 एंड 200 के बीच ही मिलेगा? बिल्कुल, इसके अंदर रेंज भी आपका यही है। ये आपका इनिशियली क्या था? ये कोडोमेन था, है ना। और यहां से आप देख रहे हो रेंज भी आपका इसके बीच ही है, तो कोडोमेन एंड रेंज दोनों मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि यस ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू ये दोनों है, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये चीज दे रखा है, बस ये ध्यान रखना है। ग्राफिकली आपने कर लिया, अब चाहो तो थियोरेटिकली मतलब सॉल्व करके भी आप दिखा सकते हो 1 1 है या नहीं। तो एक बार देख लेते क्या है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपका 4y दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स यहां से y बराबर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 4। अब यहां से ये बेसिकली क्या हो गया आपका, दिस इज एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना। अब हम क्या करते हैं, टू चेक 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, ये करते हैं ना। एफ एक्स 1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाई 4, x2 स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कटा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। मतलब यहां से आपको दो रिलेशन मिला, x1 बराबर प्लस माइनस x2। दो रिलेशन कौन कौन सा मिला, एक मिला आपको x1 इज इक्वल टू x2 एंड दूसरा ये दो रिलेशन मिल गया। x1 बेसिकली क्या है, वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। देखो आपको ये रिलेशन ये मिला, ये तो आपका वैलिड है। अब आप बोलते हो ना कि जब fx1 इक्वल टू fx2 करते हैं और केवल आपको f यही करते हैं ना, आप करोगे fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है, और यहां से केवल आपको एक ही रिलेशन मिले x1 इक्वल टू x2, देन आप कहते हो कि फंक्शन 1 1 है ना। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ रिलेशन मिल जाए तो 1 1 नहीं होता है। यहां पे मिल रहा है, यहां पे आपको मिल रहा है ना। बट क्या ये रिलेशन वैलिड है, ये वैलिड है क्या, ये नहीं वैलिड है, नॉट वैलिड। क्यों नहीं वैलिड है, जरा सोचकर बताओ, सोचकर देखो। ये वैलिड रिलेशन इसलिए नहीं है कि अगर मान लो x1 आप 2 ले रहे हो, x1 2 लो, x1 2, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा -2। x1 अगर आप 2 लेते हो, समझना जरा, x1 अगर आप 2 लेते हो तो x2 क्या हो जाएगा -2। बट -2 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए एंड 20√2 से छोटा या इसके बराबर होना चाहिए। -2 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए रिलेशन वैलिड ही नहीं है, और वैलिड नहीं है तो ये 1 1 हो गया। आया समझ में, ये वैलिड नहीं है क्योंकि आपका x का नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकते हो। तो आप कह सकते हो हियर fx1 is equal to fx2, this implies x1 equal to x2, so fx is equal to x square by 4 is 1 1। here fx1 equal to fx2, यहां पे ये भी लिख लो, मेंशन कर लो, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, is 1 1 4 x। आया समझ में। तो हमने यहां पे बता दिया कि ये 1 1 है, ये रिलेशन आते हुए भी, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर ये लिमिट नहीं दिया रहता ना, अगर ये आपको ये चीज नहीं दिया होता तो फिर ये नहीं होता, ठीक है ना। आया समझ में। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब देखो आपके पास ये कोडोमेन आपको दे रखा है क्या, यहां पे अगेन लिखोगे ऑल्सो, क्या दिया आपका कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, y बिलोंग्स टू 0 to 200, यही है ना। 0 to 200 है,
और आप देख पा रहे हो कि रेंज भी आपका क्या रहा है, रेंज भी क्या रहा है 0 to 200, क्योंकि आप रख के देख सकते हो जब x 0 रख रहे हो, x अब ऐसे कह पा रहे हो कि जो हमारा क्या है fx इज इंक्रीजिंग, है ना, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन ही है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब fx इंक्रीजिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू f0 टू f20√2, यही होगा। और क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू f0 आपका कितना है 0, और ये हो जाएगा 200। तो यहां पे हमारा जो रेंज है, रेंज एंड कोडोमेन दोनों इक्वल है, रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल, सो इट्स 1 सो इट्स ऑन टू ना, मतलब जो दिया हुआ फंक्शन आपका 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर केस स्टडी क्वेश्चन। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, बस ये बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना, ठीक है। एंड यस द लास्ट वन केस स्टडी क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड वन, राइट। ऑफ कोर्स इन सबको समझने में टाइम लग रहा है, बट आप खुद से बनाओगे तो जल्दी बना दोगे, है ना। ओके, अब आइए करते हैं केस स्टडी थर्ड। क्वेश्चन है, अर्का बाउट 2 केजेस ऑफ बर्ड्स। अर्का 2 केजेस खरीदती है। केज 1 कंटेन्स 5 पैरट्स एंड 1 आउल। 2 केजेस खरीदी, जिसमें से ये है कि जो फर्स्ट केज है ना, फर्स्ट केज है, इसमें 5 पैरट्स एंड 1 उल्लू है, ठीक है। एंड केज 2 कंटेन्स 6 पैरट। एक और केज खरीदा उसने, केज 2 में टोटल 6 पैरट्स हैं, राइट, ओके। One day Arka forgot to lock the cages and 2 birds flew from cage 1 to cage 2. अर्का एक दिन इसका लॉक बंद करना भूल गई, तो क्या हुआ कि दो यहां से बर्ड्स, अब कौन सा गया ये नहीं है पता, 2 बर्ड्स यहां से उड़ के इसमें चले आए, ठीक है। देन 2 birds flew back from cage 2 cage 1, और 2 birds इसमें से इसमें वापस आ गए, मतलब अभी भी इसमें 6 और इसमें 6 ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। अर्का ने 2 केज खरीदा, केज 1 में 5 पैरट और 1 उल्लू, और केज 2 में टोटल 6 पैरट्स थे। हुआ क्या, एक दिन अर्का भूल गई दोनों को लॉक करना, 2 इसमें से उड़ के इसमें चले गए और 2 इसमें से उड़ के इसमें आ गए। अभी तक का यहां तक हमने समझा। इसमें दिया हुआ है, एज्यूम दैट ऑल बर्ड्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ फ्लाइंग, मतलब इसमें से कोई भी उड़ सकता है, इसमें से उल्लू भी, तोता भी, इसमें से सारे तोता भी, सब उड़ सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, when 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage to cage 1, then find the probability that the owl is still in cage 1. इसको समझते हैं इधर। देखिए अभी तक हुआ क्या कि 2 केज था, दिस वन इज केज 1, ठीक है, एंड देन केज 2, दिस वन इज केज 2। केज 1 में टोटल 5 पैरट्स, 1 आउल, इसमें 6 पैरट्स। हुआ क्या, इसमें से 2 उड़ के इसमें चले गए, लॉक लगाना भूल गई तो, और फिर से 2 इसमें से वापस इसमें आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि जब इसमें से 2 इसमें चले गए और 2 इसमें से इसमें वापस आ गए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उल्लू अभी भी इसी में है, ठीक है। देख लो क्या प्रोबेबिलिटी है,
when two birds flew from cage 1 to cage 2 and two birds flew back from cage to cage 1, then find the probability that owl is still in cage 1. क्या probability है कि जो उल्लू है अभी भी केज 1 में ही है. ठीक है, तो हमने यहां पे कुछ इवेंट्स मान लिया, राइट. क्या क्या हमने इवेंट्स मान लिया? तो हमने मान लिया E1 हमने एक इवेंट्स माना. इसमें हमने क्या माना कि एक तोता, या फिर हमने ये मान लिया कि E1 एक ऐसा इवेंट्स है जिसमें से क्या ले ले, हाँ, E1 लेट, ऐसा करके लिख लेते हैं, लेट E1 is an event in which one parrot and one owl flew from cage 1, है ना. E1 हमने इवेंट मान लिया, जो क्या इवेंट बोल रहा है कि इसमें से एक उल्लू और एक तोता. E1 हमने क्या माना कि एक उल्लू, एक तोता और एक उल्लू, यू से लिख लेते हैं, उड़ के इसमें चले गए. ठीक है, और एक और इवेंट मान लेते हैं E2. अब देखो हमें क्या चाहिए, तोता को इसी में रखना है, तो E2 हम ये मान लेते हैं कि दोनों तोता ही उड़ के उसमें चला जाए. E2 is an event in which two parrots flew from cage 1, है ना. अब ये ऐसा कैसे कैसे हो सकता है कि इसमें उल्लू रह जाए? तो क्या क्या पॉसिबल है कि इसमें से एक तोता और एक उल्लू उड़ के जाए और फिर से वापस आ जाए, अभी भी उल्लू इसी में. और क्या हो सकता है कि दोनों तोता इसमें उड़ के जाए और फिर वापस आ जाए, उल्लू अभी भी इसी में है. तो ये दो केसेस हो सकता है. और एक और मान लेते हैं इवेंट, एक ए मान लेते हैं, एंड ए इज एन इवेंट इन विच ऑल इज स्टिल इन केज 1. मतलब एक इवेंट है जिसमें जो क्या है कि उल्लू अभी भी केज 1 में ही रहेगा. ठीक है, ओके. सो टोटल, अब हम यहां पे आते हैं, टोटल वेज ऑफ डूइंग ए करने की, ए मतलब ये चीज, ए करने का टोटल क्या वेज हो सकता है? आपने ये चीज पढ़ा होगा, कहीं पे अगर एनसीआर लिखते हैं, एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर थिंग अमॉन्ग एन थिंग. मतलब एन थिंग आपको दिया हुआ है, उसमें से आप आर थिंग को सेलेक्ट कर रहे हो या चूज कर रहे हो. जैसे हमने लिखा 5C1, मतलब 5 में से आप एक को चूज कर रहे हो या सेलेक्ट कर रहे हो, है ना. एंड इसका वैल्यू क्या होता है? दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर होता है ना. चलो अब ये चीज ध्यान रखना आपको, इस क्वेश्चन में यूजफुल होने वाला है. तो हमने कहा टोटल वेज ऑफ डूइंग ए, या फिर टोटल वेज ऑफ हैपनिंग ए, है ना. हैपनिंग लिख देते हैं क्योंकि हम कर थोड़ी रहे. टोटल वेज ऑफ हैपनिंग ए होने का टोटल तरीका क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है, यही होगा ना कि इधर से एक उल्लू उड़ के जाए, एक तोता और एक उल्लू उड़ के जाए. मतलब क्या हो सकता है, जरा ये देखना, बस ये समझना आपको. क्या हो सकता है कि 5 में से एक तोता उड़ जाए और इस तरह से एक में से एक उल्लू उड़ जाए, उड़ गया और फिर वापस आ जाए, तो वापस आ जाए मतलब अब देखो 5 में से एक उड़ के गया तो इधर तोता कितना हो जाएगा, 7. तो 7 में से एक वापस आ जाए और एक उल्लू था वो भी वापस आ जाए, ये हो सकता है. प्लस और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है ना, और ये हो सकता है
कि 5 में से, जैसे ये हो सकता है कि एक तो हमने एक एक उड़ा दिया, अब ये हो सकता है कि इसमें से 5 में से दोनों तोता ही उड़ जाए, 5 में से दोनों तोता उड़ जाए, और फिर अब यहां पे कितना हो जाएगा 8, और 8 में से दोनों तोता फिर से वापस आ जाए, है ना। ये चीज हो सकता है। हमने क्या किया, पहले एक तोता और एक उल्लू को उड़ा दिया और फिर से उसको वापस भेज दिए, और फिर 5 में से हमने क्या किया, 2 तोता को उड़ा दिया और दोनों को फिर वापस भेज दिया। मतलब हो सकता है कोई तोता ही है, तोता वापस चला गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अभी भी देखो हमारा उसी में ही है, ठीक है, अभी भी तोता हमारा उसी में ही है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता था ना, ऐसा भी हो सकता था कि उड़ के जाए, जैसे 5C1 हो एंड 1C1 हो, लेकिन उड़ के वापस ना जाए। मतलब इसमें 7 तोता हो गया, 7 में से दोनों तोता ही उड़ के चला जाए, तो इसमें उल्लू रह गया। तो ये तो पॉसिबल है कि अगर आप उड़ाओगे तो ये सारा चीज पॉसिबल है, ये आपका टोटल हो सकता है, मतलब ये चीज हो सकता है टोटल, राइट। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5C1, हाँ NC1 का वैल्यू जो होता है n हो जाता है, क्योंकि आप सॉल्व करोगे उससे एक्सपेंड करके तो ही आ जाएगा। तो 5 × 7 प्लस 5C2 8C2, 5C2 का वैल्यू निकालिए, 5C2 का अगर वैल्यू आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 - 2 यानी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ऊपर को लिख सकते हो 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 यानी 10 हो जाएगा। सो दिस इज 10 इंटू 8C2 का वैल्यू फाइंड आउट करो जरा, 8C2 का वैल्यू, तो 8C2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई 8 - 2 इंटू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, तो 8 × 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 2, 2 4 जा 8 यानी कितना हो जाएगा 28, ये हो गया 28, ठीक है। अब इसके बाद प्लस 5C1 5, 7C2 का वैल्यू फाइंड आउट करो जरा, 7C2 मतलब फैक्टोरियल 7, तो ये हो जाएगा 7 × 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये कट गया 21। इन सबको ऐड कर लो कितना हो रहा है, तो 5 7 जा 35, 280 एंड प्लस 105, 5 + 5 10, 1 + 8 9, 9 + 3 is 12 and 1 + 1 2 + 2 is 4, so 420 हो गया टोटल, है ना। ये टोटल मतलब ये चीज पॉसिबल था, ये चीज पॉसिबल है। बट अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, फेवरेबल बाय टोटल, है ना। मतलब ए कराने के लिए ये सारा चीज पॉसिबल था, है ना, ये टोटल हो गया। लेकिन अब फेवरेबल हमारा क्या होना चाहिए, तो फेवरेबल मतलब उसमें वापस आ जाए, मतलब फेवरेबल क्या हो जाएगा, इस वाले को छोड़कर, ये हमें नहीं चाहिए, ये चाहिए, क्या नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं चाहिए कि उड़ के जाए और ऐसा नहीं कि उल्लू इसमें रह जाए, तो ये वाला हमें नहीं चाहिए था। तो दिस डिवाइडेड बाय टोटल आंसर। अगर सिंपल ऐसे लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा आंसर, फेवरेबल अपॉन फर्स्ट का अगर आंसर लिखोगे तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा फेवरेबल, फेवरेबल आपके पास कितना हुआ, दिस प्लस दिस,
यानी ये दोनों का सम केवल, तो ये कितना हो जाएगा 280 एंड प्लस 35 एंड डिवाइडेड बाय 420, यानी 315 बाय 420, ये कितना हो जाएगा 5 से आई थिंक कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 6 जा 5 3 जा, 5 से कटेगा 5 8 जा 5 4 जा, तो ये हो जाएगा 3/4, 21 से कटेगा तो 3/4 आंसर हो गया, है ना। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वाले में प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए था, देन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट आउल इज स्टिल इन केस 1, तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, प्रोबेबिलिटी P ऐसे लिख दो, P आउल इज स्टिल इन केस 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, P E1 इंटरसेक्शन A प्लस P E2 इंटरसेक्शन A, है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल, या फिर ऐसे थोड़ी ना, ये ऐसे करते हैं, ये चीज जो हमें निकालना था, ये चीज निकालना था, यही तो हुआ बेसिकली, दिस इज P, मतलब आपका जो ये A हो रहा है ना, ये जो आपका A हो रहा है, समझना, ये जो A हो रहा है इसी में से तो आपका E है और E2 है। E क्या था आपका, ये जब एक उल्लू और एक तोता उड़े, E2 क्या था, जब आपका 2 तोता उड़े, तो ये चीज हो सकता है, तो हम यहां पे लिखेंगे PE1 इंटरसेक्शन A प्लस PE2 इंटरसेक्शन A, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, जो हमारे पास टोटल फेवरेबल था, फेवरेबल कितना आ रहा था, ये दोनों चीज, ये एंड ये वाला चीज, तो इसको आप लिखोगे ऐसे 5C1 इंटू 1C1 7C1 इंटू 1C1 प्लस 5C2 इंटू 8C2, यही था, और टोटल आपने निकाल ही रखा है 420, और ये भी अभी आपने निकाल ही दिया था, दिस वाज 315 एंड डिवाइडेड बाय, यही होगा, विच इज जो कि किसके बराबर हो गया, 3/4 के बराबर, तो हो गया हमारे पास फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सेकंड में देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, when two birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 flew back from cage 2 to cage 1, the owl is still seen in cage 1, what is the probability that one parrot and one owl, अब इसमें आपको दे दिया जाएगा what is probability that one parrot and one owl flew from cage 1 to cage 2, अब यहां पे कंडीशन दे दिया गया, अभी भी आपको वही चीज होना चाहिए कि उल्लू केज 1 में ही दिखना चाहिए, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि केवल एक उल्लू और एक तोता ही उड़ के जाए, मतलब आपका यहां पे ए हो रहा है, समझना, अगर मैं ऐसा लिखता हूं PA/B, इसका मतलब क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब B हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें क्या होना है, इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि आपको E1 ही उड़ाना है जब आपका A हो चुका है, A हमने क्या रखा है कि तो, उल्लू को अभी भी केज 1 में ही देखा जाए, तो ये हो गया, देखो जरा समझो क्या बोला जा रहा है, when two birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, the owl is still seen in cage 1,
है ना। उल्लू अभी भी केज 1 में ही देखा जा रहा है, ठीक है। Then what is the probability that one parrot and one owl flew from cage 1 to cage 2? अब इसमें आपका उल्लू अभी भी उसी में देखा जाएगा केज 1 में, लेकिन क्या होना चाहिए इसमें कि आपका एक उल्लू और एक तोता ही उड़ना चाहिए, मतलब ये वाला चीज ही होना चाहिए, इवेंट इवन ही होना चाहिए, है ना। और ए भी होना चाहिए। ए जब हो चुका है तब आपका इवन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो क्या लिखोगे इसको, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा बेस थ्योरम से, तो इसको आप क्या लिखोगे, पी इवन इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पी अच्छा ये टोटल यही हो जाएगा ना, पी इवन इंटरसेक्शन ए एंड प्लस पी इवन इंटरसेक्शन ए, यही हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना। मतलब टोटल अभी भी हमको उल्लू फर्स्ट केज में ही दिखना है, अभी भी उल्लू हमें फर्स्ट केज में ही चाहिए। तो हमने क्या किया, बेस थ्योरम लगा दिया, तो ये हो गया इतना और डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां पे E2 हो जाएगा, ठीक है। P1 इंटरसेक्शन ए प्लस P2 इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये वाला चीज समझ में आ गया ना, P1 इंटरसेक्शन प्लस PE, तो दिस बाय टोटल प्लस दिस बाय टोटल। एक्चुअल में आप ऐसे ही करते हैं ना, दिस बाय टोटल एंड दिस बाय टोटल। सो अल्टीमेटली आपको एलसीएम ही लेना था, है ना, तो हमने डायरेक्ट कर लिया था। अब इसमें आप वैल्यू रख दो सारा। P1 इंटरसेक्शन ए, ये क्या आ रहा था, P1 का क्या आ रहा था, ये था हमारे पास कि एक तोता और एक उल्लू गया और फिर से वो वापस आ गया, यानी 35, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 420 डिवाइडेड बाय, और ये कितना आया था, P1 प्लस PE2, तो ये हमारे पास है 5C1, दैट मीन्स 315 बाई 420, यही आया था, है ना। अब यहां से देखो, यहां से क्या होगा आपका 420 कट जाएगा, 35 बाई 315 आ गया, दैट मीन्स 35 से कटेगा क्या, 3 से तो नहीं कटेगा, 35 10 जा, 35 9 जा, 5 9 जा 55, 5 9 जा 45, 27 और 3 31, यस, यानी हो सकता है। तो 35 से 9 टाइम्स कट जाएगा, दैट मीन्स 1/9, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें आपका क्या होना चाहिए था, उल्लू अभी भी फर्स्ट केज में दिखा गया है, लेकिन होना क्या चाहिए था कि एक उल्लू और एक तोता ही उड़ के जाए, है ना। क्लियर है, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, फेवरेबल अपन टोटल, तो फेवरेबल हमारे पास यहां कितना था 35, अगर देखें तो फेवरेबल 35 एंड टोटल कितना था हमारा, अभी निकाले थे हमने 315, तो फेवरेबल बाय टोटल ऐसे भी करके आप बना सकते हो, है ना। फेवरेबल बाय टोटल, टोटल में क्या होना चाहिए था, टोटल में आपका इस केस में कौन कौन सा टोटल हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका ये दोनों, ठीक है, ताकि अभी भी उल्लू इसी में देखे, तो ये सारी चीज हो जाएगा टोटल, और फेवरेबल आपका क्या हो जाएगा, केवल ये, तो दिस बाय दिस आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, थर्ड केस स्टडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, है ना। आपको करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस जो लैंग्वेज है ना उसको आपको समझना होगा, उसको आपको पकड़ना होगा कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राइट। ओके, सो आई होप आपको इस सैंपल पेपर को सॉल्व करके बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में सॉल्व किया, इसलिए इतना टाइम लगा, बट यस ट्रस्ट में अगर आप बनाओगे खुद से
तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, राइट? ओके, सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।